अंशों का निर्गमन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे हैं? अंशों का निर्गमन। एकदम बेसिक सा मीनिंग होता है कि आपको अंशों को क्या करना है, पब्लिक को ऑफर करना है कि किस प्रकार से पब्लिक तक आपकी जो कंपनी का ये एक तरह से पहुंचे, जानकारी पहुंचे कि आप कंपनी शुरू कर रहे हो, और उनसे कैसे कैसे आप पैसा मंगाओगे, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? अंशों का निर्गमन। देखो बेटा, सबसे पहले कंपनी जब भी क्या करती है, कंपनी बनती है तो उसके लिए उनको सबसे पहले फंड की जरूरत होती है। इसके लिए हमने ढेर सारे पूंजी के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। अभी हम देखने वाले हैं कि जो अंशों को जो बांटते हैं तो कंपनी किस हिसाब से बांटती है। तो जब भी कंपनी क्या करती है, यहाँ पे उसके प्रक्रिया को दिया है, मैं प्रक्रिया को डायरेक्टली आपको बताता हूँ। पहले क्या करती है, विवरण पत्रिका निर्गमन करती है। विवरण पत्रिका का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस, जिसको बोलते हैं। ये एक प्रकार का विज्ञापन है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे देते हैं कि कंपनी अस्तित्व में आ गई है, और व्यवसाय के लिए क्या है, पैसे की आवश्यकता है, हमको पैसा चाहिए, और आपको क्या क्या जानकारी, किस किस तिथि में कितना कितना पैसा आप मंगाने वाले हैं, उसके तरीके आप यहाँ पे लिख देते हो। ये एक छोटी सी विज्ञापन होती है। और उसके बाद क्या होता है, पब्लिक क्या करते हैं, फिर उसके हिसाब से अगर कंपनी को जान जाते हैं, उनके बारे में समझ जाते हैं, कंपनी के उद्देश्यों को जान जाते हैं, तो जो लोग इच्छुक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम होता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो हम क्या करते हैं, हम आवेदन देते हैं। आवेदन के साथ साथ कुछ मिनिमम फीस भी होती है, उसको हम फीस पे करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं, जो आवेदन करते हैं, तो उन लोगों को क्या करते हैं, उस आवेदन के साथ साथ एक अमाउंट भी क्या करते हैं, पे करते हैं। जैसे क्या बोला है, जब जनता में विवरण पत्रिका निर्गमित की जाती है तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है, एक डेट फिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो निवेशक है, निवेशकर्ता मतलब जो पैसा लगाने वाले हैं, ठीक है, और उनके साथ साथ उनमें आवेदन की राशि, क्या चीज बेटा, आवेदन की राशि। आवेदन की राशि कहने का मतलब ये है कि आपने कितना पैसा देना है, वो सारा कुछ लिखा जाता है। और एक अनुसूचित बैंक, अनुसूचित मतलब रिजर्व, कोई शेड्यूल, मतलब पहले से कोई निर्धारित जो बैंक खाता होता है, उस खाते में सभी कोई क्या करते हैं, पैसे को जमा करते हैं। इसके बारे में मैंने कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एसबा नाम का एक सिस्टम होता है जिसमें फंड को ब्लॉक कर दिया जाता है, और वो तभी फंड कटता है, पैसा कटता है, जब सामने वाले को क्या हो जाता है, अलॉटमेंट हो जाता है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी के विवरण पत्र जारी करने के 120 दिन के भीतर। देखो, विवरण पत्र जारी कर दिए, मतलब विज्ञापन दे दिए, उसके 120 दिन के अंदर, मतलब विज्ञापन के 2-2 साल तक आप उसको वेट नहीं करोगे, 120 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान कितना परसेंट होता है, न्यूनतम अभिदान मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो बोला गया है सेबी के द्वारा 90% का आपका क्या आना चाहिए, लोगों के द्वारा पैसा आ जाना चाहिए। जितना आप बेचना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 100 करोड़ बेचना चाह रहे हो, तो कम से कम 90 करोड़ के क्या आना चाहिए, सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला है, यदि कंपनी दी गई समावधि के क्या बोल रहा है, उपरोक्त राशि प्राप्त करने में विफल रहती है, यानी कि उनको पैसा नहीं मिलता है, तो कंपनी को सारा का सारा पैसा वापस से क्या कर देना पड़ता है, उनके खाते में लौटाने पड़ते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, एसबा सिस्टम है, उसके खाते में पैसा कटता ही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी आवंटन की प्रक्रिया नहीं कर सकेगी, क्या लिखा है, प्रविवरण जारी करने के 130 दिन के, क्या हो रहा है, देखो पहले तो 120 दिन के अंदर उनको क्या कर देना है, विज्ञापन देने के बाद ये सारा प्रक्रिया चालू कर देना है, पैसा लेने वाला। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये सब चीज, अगर मान लीजिए पैसा पर्याप्त नहीं आया है तो उसको रिटर्न भी करने हैं, और विवरण पत्र जारी करने के 130 दिन के भीतर आवेदन की राशि को लौटानी पड़ेगी। यानी कि मात्र 10 दिन आपको दिया जा रहा है, आपको पूरा पैसा क्या कर देना है, लौटा देना है। अब देखो, कब से बेटा आवेदन की राशि लौटानी होगी, कब, विवरण पत्र जारी करने के 30 दिन के भीतर। आप ये समझिए, विवरण पत्र जारी करने के 120 दिन के अंदर आपको क्या करना है, चालू कर देना है, क्या चीज, मतलब आप चाहिए तो 100वें दिन भी क्या कर सकते हो, विज्ञापन दिए 100वें दिन भी क्या कर सकते हो, अपना ये सारा कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा हड़बड़ी कर दोगे, कई बार विज्ञापन उतना हुआ नहीं रहेगा, तो लोग जानेंगे नहीं, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा नहीं। इसलिए आपको 120 दिन का टाइम दिया गया, उससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अंशों का आवंटन। अंशों का आवंटन का मतलब क्या हो गया, अब हमको बांटना है। कंपनी देखो, मैं जो चाह रहा हूँ कितने बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या कितने लोग अप्लाई करेंगे, वो मैं डिसाइड करूंगा बाद में। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जब भी बनाती है, अपने शेयर होल्डर्स बनाती है, वो लोग पहले से क्या कर लेते हैं, कुछ तय कर लेते हैं पैमाना, कि ये लोगों को क्या बनाना है, मेंबर बनाने हैं, इनको मेंबर नहीं बनाने हैं, सदस्य किनको बनाने हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है, जब न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो चुका है, न्यूनतम मतलब जो मिनिमम 90% हमको मिल चुका है, 90% से ज्यादा 100% भी हो सकता है,
अगर आपको 100 करोड़ चाहिए, 100 के 100 करोड़ बिक जाए, ऐसा भी हो सकता है, उनसे कम बिके ये भी हो सकता है, उससे ज्यादा लोग क्या खरीदना चाह रहे हैं ये भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे अगर आपका न्यूनतम मिल चुका है, मतलब मिनिमम जो 90% की क्राइटेरिया है वो आपने फुलफिल कर दिया है, तो उसके बाद औपचारिकता के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए क्या करते हैं, आगे एक अंशों का आवंटन वाला प्रक्रिया करते हैं। आवंटन का मतलब होता है अलॉट करना। अब क्या होगा, कंपनी के पास ढेर सारे पैसे आ गए, ठीक है, आया नहीं, मतलब एक तरह से उनका आवेदन आ गया। अब क्या हो गया कि ये कंपनी डिसाइड करेगी कितने लोगों को क्या बनाना है, शेयर होल्डर बनाने हैं। अब उनके घर में स्पेशल चिट्ठी जाती है, पहले के टाइम पे चिट्ठियां जाती थी कि है ना, बधाई हो या ऐसा कुछ जाती थी, और बोलते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारी कंपनी के क्या बन चुके हैं, भाग निवेशकर्ता बन चुके हैं, अब हमारा जो है बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ कुछ भेज देते थे। अब उसके बाद जिनके यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा पैसा आ गया है या जिनको नहीं बनाया है, उनके पैसे को रिफंड करते हुए दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ लिखकर भेज देते। आज की डेट में ये सारी चीजें ईमेल वगैरह के थ्रू होता है, ठीक है। तो अंशों के आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है, और क्या बोला गया है, जिन व्यक्तियों को अंश आवंटित किए जाने हैं उन्हें आवंटन का पत्र भेजा जाता है। आवेदन का, सॉरी, आवंटन का पत्र। आवंटन का मतलब वही मैंने बताया ना अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, है ना, आप अंशधारी बन चुके हैं हमारे यहाँ के, और आपको क्या करना है, पैसा इस तारीख को देने हैं। देखो, कंपनी जब पैसा फर्स्ट टाइम मंगाई उसको आवेदन की राशि बोले, आवेदन सामने से पहले आया, पहले पैसा आया, बाद में डिसाइड किए कि उनको मालिक बनाना है कि नहीं। अब जब मालिक बनाना है कि नहीं, उसके बाद हमने डिसाइड भी कर लिया, तो उनके घर एक और चिट्ठी भेजते हैं, और ड्यू बोलते हैं। ड्यू करना कहने का मतलब है एक तिथि फिक्स करते हैं। जैसे बिजली के बिल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, सबसे पहले आवेदन आया था, साथ में फीस आई थी, मीटर लगा, उसके बाद हर महीने क्या आ रहा है, बिजली का बिल पहले आता है, उसके बाद उसका पेमेंट करने जाते हैं, ठीक है ना। अब पैसा पहले पेमेंट नहीं होगा, अब बिल आएगी पहले, उसके बाद क्या होगा, पे करेंगे। तो उसी तरह से जब भी कोई कंपनी मालिक बन जाते हैं, यानी कि अंशधारी बन जाते हैं, तो आवंटन की राशि का जो चिट्ठी आता है उसके साथ साथ ये भी लिखा रहता है कि आप हमारे कंपनी के क्या बन चुके हैं, शेयर होल्डर बन चुके हैं, अगली राशि आपको फलाने तारीख तक क्या कर देनी है, पे कर देनी, ठीक है। और जिनको नहीं भी दिया जाता उनके यहाँ खेद पत्र, मतलब दुखद वाला, शोक पत्र है, ऐसा नहीं बोलेंगे, खेद पत्र, खेद है कि हम आपको नहीं बना पाए, ऐसा कुछ। और जब आवंटन किया जाता है तो कंपनी आवेदकों को, जो अपनी कंपनी के अंशधारी हैं, उनके बीच वैध अनुबंध, वैध मतलब कानूनी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। मतलब कल चल के अगर कंपनी उनके साथ धोखाधड़ी करता है तो उनको क्या हो सकता है, केस किया जा सकता है। बताया था ना, कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है किसी के ऊपर, और खुद भी उनके ऊपर कोई केस किया जा सकता है, ठीक है। न्यूनतम अभिधान के बारे में कुछ बताया गया है, देख लो। न्यूनतम अभिधान, इसे क्या ऐसा है, न्यूनतम राशि जो कि संचालकों संचालकों जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, है ना, की राय में व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जो कि ये बोला गया है। जैसे बोला गया न्यूनतम अभिधान में क्या क्या लिया जा सकता है। न्यूनतम अभिधान के मतलब बोला बेटा 90% आना चाहिए। अब 90% कैसे आएगा, तो कोई लोग पैसा दे रहे होंगे, है ना, परिसंपत्ति क्रय मूल्य, जैसे मान लीजिए कई बार हम पैसा मंगा क्यों रहे हैं, ताकि हम जमीन खरीदे, बिल्डिंग बनाए, फर्नीचर खरीदे, मशीन खरीदे, ये सारी चीजों के लिए। अगर किसी के पास ये सारी चीजें पहले से उपलब्ध है, पैसा नहीं है, तो सामान दे के भी वो क्या खरीद सकता है, अंशों को खरीद सकता है। तो ये ऐसे भी उनको भी माना जाएगा कि वो भी क्या है, न्यूनतम इनाम में शामिल होगा। दूसरा, कंपनी के द्वारा प्रारंभिक व्यय को देना होता है, और इसके लिए निर्गमन के संबंध में किसी प्रकार का कमीशन दिए है। जैसे कई बार होता है कि कंपनी को चालू करना है, और चालू करना है तो कुछ कुछ खर्चे लगते हैं, चालू करने के लिए भी क्या लगते हैं, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, लीगल प्रोसीजर होते हैं। तो उन खर्चे के लिए कोई आदमी मान लीजिए क्या करता है, पैसा पे करता है, अभी पैसा तो कोई दिया नहीं है, अभी चालू नहीं हुआ है, चालू करने के लिए जो खर्चे पे कर रहे हैं कोई आदमी, तो उनको क्या करते हैं, एक काम करो, आपको हम पैसा वापस ना देके अपने अंश दे देते हैं, उसके बदले आप उतने का मालिक बन जाओ। तो वो भी क्या कहलाएगा, न्यूनतम अभियान में शामिल किया जाएगा। दोनों ही परिस्थिति में जो कंपनी के उधार ली गई राशि, कहने का मतलब है कि इन दोनों काम के लिए, चाहे संपत्ति खरीदने के लिए या क्या है, प्रारंभिक व्यय मतलब इनिशियल जो स्टेज में क्या होता है, कंपनी को खर्चे होते हैं, उनके पेमेंट करने, अगर किसी से लोन लिए इन सब करने के लिए, तो उस लोन के लिए भी हम अगर उसके बदले क्या दे दें, क्या दे दें, अंशों को दे दें, तो उसको भी हम न्यूनतम अभिधान के उसमें 90% में शामिल कर लेंगे, ठीक है। व्यवसायिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए कोई अन्य खर्चा है, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, अंशों को। और यहाँ पे बोला गया है, यह स्मरणीय है कि सेबी निर्देश, दिशा निर्देश, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने न्यूनतम अभिधान की राशि क्या बोला गया है, 90% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको लौटाने के लिए उनको बाध्य है
और लौटाना पड़ेगा। और कितने दिनों के अंदर? 8 दिनों के विलंब स्थिति में, अगर 8 दिन से ज्यादा उन्होंने क्या कर दिया, लौटाया नहीं, पर बताया गया था 130 दिन के अंदर क्या कर देना पड़ेगा उनको, रिटर्न करना पड़ेगा। और उसके भी 8 दिन, 8वां दिन ये कैसे गिन रहे हैं उनको पता नहीं, जैसा भी है। अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, विलंब की स्थिति में उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस पर 15% का ब्याज देने के लिए वो बाध्य होगी। कहने का मतलब, अगर किसी का पैसा आ गया है, आप कंपनी टाइम पे उसको रिफंड नहीं कर रही है, उनका पैसा खा रही है एक तरह से, मतलब यूज कर रही है, तो उसके लिए उनको 15% तक का भी ब्याज देना पड़ेगा, उससे कम नहीं, उतना तो देना पड़ेगा। चलो, अंशों को सममूल्य या अधिलाभ पर निर्गमित किया जा सकता है। बात मस्त बोला है। सममूल्य का मतलब मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को। और अधिलाभ, अधिलाभ का मतलब आपने अधिलाभ वाला शब्द पहले भी पढ़ा है। अधिलाभ मतलब होता है जितने की चीज है उससे ज्यादा, सामान्य से अधिक। मतलब जितने की कीमत है, मान लीजिए आपके पास एक चिट्ठी है, मान लीजिए मेरे पास ये चिट्ठी है, या मेरे पास मोबाइल है, कितना है, ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल को मान लीजिए इसका 10,000 कीमत है, कितने की कीमत है, 10,000। और 10,000 के 10,000 में क्या हो रहा है, इसको 10,000 के 10,000 में मैंने क्या कर लिया, खरीद लिया, तो इसको बोलेंगे सम मूल्य। जो कीमत एक्चुअल में थी वही कीमत में मुझे मिल गया। कई बार ऐसा होता है, मजबूरी है मेरी, तो सामने वाला इसको भाव खा के क्या करेगा, महंगे में बेचना चाहेगा। वैसे ही होता है अधिकतर कंपनियों के साथ। क्या होता है, अगर जो पहले से नामी गिनामी कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, अपने अंशों को कभी भी उसी कीमत में नहीं बेचते जिस कीमत पे क्या है उसका लिखा रहता है। जैसे चिट्ठी है, जो भी आपके अंशों में कीमत लिखी रहेगी, ठीक है, कि 10 रुपए का शेयर है, तो आपको 10 रुपए से ज्यादा, मान लीजिए 12 रुपए मंगा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अधिलाभ पे मंगा रहे हैं। कंपनी अधिनियम जो क्या बोलते हैं, कंपनी जो कानून है या कंपनी एक्ट है, वो कभी भी आपको क्या नहीं करता है, ये अलाउ नहीं करता है कि आप उसको कभी भी डिस्काउंट में बेचो। किसमें बेचो, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टे में बेचो। आप या तो उसको उसी कीमत में बेचो, है ना, या तो उसको एक्स्ट्रा कीमत में बेचो, लेकिन आप उसको कभी भी बट्टे में नहीं बेच सकते, यही कहना है। आप उसको निर्गमित राशि दिए गए नियम और शर्तों के अनुसार अंकित मूल्य के बराबर होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सममूल्य, है ना। और अधिक हो तो इसको बोलते हैं अधिमूल्य का निर्गमन। सिंपल है। चलो, अभी हम इसके बारे में अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे, ठीक है, और इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ओके, समझ में आया? अभी हम देखने वाले हैं लेखांकन व्यवहार, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, लेखांकन। क्योंकि इतनी सारी चीजें हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। और अगर आपको थ्योरी पूरा पता है तो जर्नल एंट्री पास करने में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल होता है इसकी जर्नल एंट्री। अभी हमने उदाहरण नंबर 2 ले रखा है आपके एनसीईआरटी बुक से। बोला क्या गया, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के थ्रू हम इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है उनको सीखेंगे। कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज है जो किसी अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। अभी आपको वो बेसिक जर्नल एंट्रीज बताएंगे, जिसमें से देखो, आप जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हो और सिर्फ कंपनी के लिए, तो आपको बेटा यहाँ पे कभी भी माल खरीदने बेचने या उधार बेचने खरीदने, कैश के लेन देन की यहाँ पे ज्यादातर आपको एंट्री नहीं आएगी। आपको कंपनी जो है कैसे शुरुआत होती है, किस प्रकार से अंशों का एंट्री होता है बेचते टाइम, उसकी सिर्फ एंट्री पास करनी है। उसकी बाकी एंट्री आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करेंगे और बोला क्या है, क्वेश्चन को रीड करते करते समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड 10 रुपए वाले, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, प्रत्येक की राशि 40,000 अंश, 40,000 अंश। मतलब कहने का यह है, 10 रुपए वाले 40,000 अंश, यानी कि कितने हो गए, 4 लाख रुपए के लिए जनता को क्या कर रहे हैं, अंश पूंजी निर्गमित कर रहे हैं। मतलब पब्लिक से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 40,000 अंश बेचेंगे और सबसे कितना रुपए मंगाएंगे, 10 रुपए प्रति वाले हैं। मतलब हर एक अंश कितने रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले हैं, ठीक है। आगे बोला गया है राशि निम्नानुसार देय है। देय कैसे, मतलब किस किस प्रकार से इसको मंगाया जाएगा। पहला, इस 10 रुपए को कितने तरीके से मंगाया जाएगा। पहला 4 रुपए मंगाया जाएगा, और ये कहलाएगा आवेदन, जिसको हम बोलेंगे आवेदन, यानी कि एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको 4 रुपए मंगाया जाएगा। और क्या बोल रहा है, आवंटन के समय पर उसको 3 रुपए मंगाए जाएंगे। ये आवंटन के टाइम पे, आवंटन, ठीक है, अलॉटमेंट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है शेष प्रथम और अंतिम मांग पर मंगा दिया जाएगा। प्रथम और अंतिम कहने का मतलब है जो बच गया, कितना बच गया, 7 हो चुका है, 3 बचा, तो ये आखिरी बार में मंगा लिया जाएगा। मतलब अगला जो मंगाया जाएगा वो, हाँ, दो दो बार मंगा लिया जाएगा। कहने का मतलब है आवंटन, ये अंतिम, प्रथम और अंतिम बोलने का मतलब है पहला और आखिरी, जैसे बोलेंगे फर्स्ट एंड लास्ट,
इसके अलावा और कभी नहीं मंगाया जाएगा, पहली और आखिरी बार में ही मंगा लिया जाएगा जो बचा हुआ राशि है। तो शेष, प्रथम और तथा अंतिम, द्वितीय याचना नहीं होगी, मतलब सिर्फ अंतिम होके। देखो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रथम याचना, प्रथम एवं अंतिम, इसी में अंतिम। ऐसा इसलिए लिख दिए जाते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि हमने किस किस टाइम पे क्या क्या नाम पे पैसा मंगाया है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। चलिए आगे इन्होंने बोला है कि 40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। देखो हम बेचना चाह रहे हैं 40,000 अंश, और बिक भी गए कितने, 40,000 अंश, आवेदन मिल गए। जितना देखो मिनिमम 90% बोलते हैं, इन्होंने 40 के 40 पे मिल गया, मतलब 100% पे मिल गया। ठीक है, और आगे बोला है कंपनी ने आवेदकों की समस्त आवंटन, देखो कंपनी ने आवेदकों को समस्त आवंटन कर दिया, कहने का मतलब पूरा का पूरा बांट दिया, किसी को ऐसा नहीं, मना नहीं किया, जितना पैसा आया सबका रख लिए और उनको क्या कर दिए, शेयर अलॉट कर दिए। आगे बोला गया है आवंटन तथा प्रथम और अंतिम मांग पर देय राशि प्राप्त कर लिया, जैसे मतलब सारा कुछ एकदम समय पे हो चुका है, और कंपनी के पुस्तक में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। क्लियर है, प्रलेख कीजिए जो भी है। इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली एंट्री हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखो बेटा पहली एंट्री क्या होगी, एकदम इत्मीनान से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखो जो विज्ञापन करते थे, इसके पहले मैंने बताया था विज्ञापन, विज्ञापन करने की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि वो पैसा अभी आ नहीं रहा है। वो विज्ञापन हालांकि प्रोस्पेक्टस बांटना एक प्रकार से खर्चा है, लेकिन अभी उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आवेदन की राशि जैसे मिली, आपको पता होगा कि कंपनी अधिनियम आपको रोकड़ में लेन देन करने के लिए मना करता है ना, प्रोहिबिट करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी लेन देन होंगे बैंक के थ्रू होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पैसा आने की एंट्री क्या हो गया, आप जब बचपन में छोटे बच्चे थे 11वीं में, तो आप क्या करते थे, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से सबसे पहली एंट्री यही होती थी। सारी एंट्रियां एज इट इज है, लेकिन अब इसके नाम थोड़े से बदले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन। और यहाँ पे कायदे से अभी हमने मालिक नहीं बनाया, अभी सिर्फ पैसा आया है, मालिक बनाने के लिए पहले डिसीजन लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इस वाले को लिख लेंगे, अंश आवेदन खाता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंश आवेदन खाता, बैंक खाता विकलन, अंश आवेदन खाता। सुनो, जो बैंक खाता है ये तो क्लियर है कि ये वास्तविक खाता है, क्योंकि ये पैसा है, लिखता है, नगद है। और ये जो है ये कौन सा खाता है, तो ये व्यक्तिगत खाता है, किसी व्यक्ति का नाम, देखो अंश आवेदन के नाम पे करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो सेम नाम के होंगे, तो हम बताते थोड़ी ना रहेंगे किससे पैसा आया, किससे पैसा आया। तो सबको इकट्ठे हमने क्या बोल दिया, अंश आवेदन खाता। तो ये ऐसा खाता है जो कि एक व्यक्तिगत है, जिसको हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति के नाम ना लिख के उसके जगह में एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव नेम है यहाँ पे। और यहाँ पे बोलेंगे कितना रुपए आया बेटा, तो सबसे पहले आप बताओ, आवेदन के नाम पे हमको सिर्फ 4 रुपए मिलेंगे, तो 4 रुपए गुना करेंगे 40,000 अंश, क्योंकि हर 40,000 में 4 4 रुपए आएंगे, 4 चौक 16, मतलब 1,60,000 आ गया, 1,60,000 और 1,60,000, एकदम क्लियर है ना। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि क्या, एक मस्त लाइन है जिसको बोलेंगे कि इतने अंशों पे, है ना, 10 रुपए या 4 रुपए आवेदन की राशि प्राप्त हुई, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं आगे आपको नरेशन के बारे में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए अब इसका अगला जो एंट्री होगा वो ट्रांसफर करने की होगी। अब भाई अगला जो हमने क्या बोलेंगे कि जो पैसा आया है अब इसको मालिक बनाना है कि नहीं, ये डिसीजन लेने के बाद जितने पैसे को हम पूंजी बनाना चाह रहे हैं, पूंजी बनाने का मतलब ये हो गया कि पूंजी में कन्वर्ट करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अभी जो पैसा आया है वो इसी ऐसा पैसा पड़ा हुआ है, अब उसको किस खाते में डालेंगे वो हमको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगला जब पैसा आएगा तो क्या होगा, पैसा तो आ गया है, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे, एक चीज और ध्यान रखना, कि जो भी हमने खाते बना रखे हैं, आवेदन खाता, ये एकदम कम समय के लिए बना हुआ खाता है, अभी के लिए यूज होगा, अगली बार में ये डेबिट होके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब भी ट्रांसफर करेंगे तो अंश आवेदन खाते को क्या कर देंगे, डेबिट। तो लिखेंगे अंश आवेदन खाता विकलन, अंश आवेदन खाता विकलन डेबिट। ठीक है, और क्या बोलेंगे, अंश पूंजी खाता से, क्या बोलेंगे, अब पूंजी बना दिया है, आप अब सिर्फ पूंजी खाता बस नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अंश पूंजी खाता। ठीक है, अंश पूंजी खाता से।
ये एक प्रकार का नाम मात्र का ही सॉरी व्यक्तिगत खाता है। पूंजी खाता भी क्या है? व्यक्तिगत खाता है। क्लियर है? क्योंकि ये किसी का व्यक्ति का नाम नहीं है। अब देखो ए का खाता बी का ऐसे बोलते थे ना पहले, साझेदारों की, साझेदार ए का पूंजी बी का पूंजी ऐसे कर, लेकिन यहाँ पे तो करोड़ों लोग हैं, कैसे बताएंगे? तो सबको इकट्ठे हमने क्या बोल दिया? अंश पूंजी खाता। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देखो अल्टीमेटली आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम अमाउंट डालेंगे तो हमने बोला है कि सारे के सारे को क्या कर दिए, हमने पूंजी में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, आपने बोला है कि सभी को हमने क्या बना दिया है? पूंजी बना दिया। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की हुई। क्लियर है? अगली जब हम एंट्री पास करने वाले हैं तो ध्यान से देखना। हम्म अब हम अगली जो एंट्री पास करने वाले हैं वो है हमारे आवंटन की एंट्री। किसकी एंट्री? आप इन दोनों एंट्री में अगर देखोगे नेट इफेक्ट क्या पड़ा, आपने जितने से अंशों को क्रेडिट किया था उतने से क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। ये तो खत्म हो गया। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हुआ क्या है? बैंक डेबिट हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है और अंश पूंजी खाता क्रेडिट हुआ है। बस अल्टीमेटली यही हुआ है। देखो हर बार यही होगा, बैंक खाता डेबिट होगा, अंश पूंजी खाता क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन हम उसको किस किस नाम से आया, इसलिए बीच बीच में हम क्या करते जाएंगे? उसके नाम को लिखते चलेंगे। तीसरी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? आवंटन की। देखो अब ये जो है एंट्रियां पलट जाएगी। जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है उसको अब मैं पहले लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे नाम मैंने चेंज करना है। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अंश, आवेदन नहीं लिखूंगा, आवेदन हो चुका है। अब लिखूंगा अंश आवंटन, अंश आवंटन खाता विकलन। पहले ड्यू कर रहा हूं, अब चिट्ठी भेजा, अब पैसा पहले नहीं मिला, अभी मैंने क्या भेजा? चिट्ठी भेजा। तो अभी चिट्ठी भेज के ड्यू कर रहा हूँ, तिथि नियत तिथि को फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अंश आवंटन खाता विकलन, और तुरंत मैं मान लूंगा कि पूंजी क्रेडिट कर दूंगा। तुरंत के तुरंत क्या कर दूंगा? अंश पूंजी को, अंश पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? और यहाँ पे कितने से करेंगे? तो आपने पता है कि ऊपर में जैसे हमने लिखा है 3 रुपया आवंटन के टाइम पे मंगाएंगे, तो आवंटन के समय 3-3 रुपए मंगाएंगे। 40,000 पे 3-3 रुपए मंगा रहे हो तो 4 × 12 मतलब 1,20,000 रुपए आप मंगा रहे हैं। इतना रुपए हमने मंगाया, इसकी एंट्री है ये। ठीक है? अब जब पैसा आएगा तो उसकी एंट्री ठीक इसके तरह होगी। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इसकी जो एंट्री होगी जब पैसा आएगा। देखो इन्होंने बोला है सारा पैसा नियत तिथि पर क्या हो चुका है? प्राप्त हो चुका है। इन्होंने बोला भी था कि सारे पैसे जो है आवंटन और मांग की देय राशि प्राप्त कर लिया गया है, सारा कुछ हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब बैंक में पैसा आएगा तो क्या होगा? चौथी एंट्री पैसा आने की होगी, आवंटन की राशि, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक खाता को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अंश पूंजी खाता नहीं करेंगे, क्योंकि अंश पूंजी के हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है आएगा करके। तो हमने यहाँ पे अभी बैंक में पैसा किस वजह से आया? तो वो आवंटन खाते की वजह से आया। हमने आवंटन खाता पहले से ड्यू कर रखा है। आज जब इसमें पैसा आएगा, अभी आएगा आएगा करके डेबिट किए हैं, और ये व्यक्ति का नाम है, जैसे किसी व्यक्ति से मिलना है पैसा तो उसको डेबिट करते हैं, है ना? अब उनसे पैसा जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे अंश आवंटन, आवंटन खाता, ये समाकलन में हो जाएगा। आप इसमें भी देखोगे दोनों का नेट इफेक्ट जो है क्या पड़ा। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट डालूं तो ये भी हो जाएगा 1,20,000। सारे पैसे आ गए बोले, कोई भी पैसा भी बाकी नहीं है। मतलब जो पैसा मंगाया गया टाइम पे वो पैसा सारे ने, ईमानदार अच्छे लोग थे उन्होंने दे दिए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसमें भी अगर देखोगे तो बैंक खाता डेबिट हुआ और अंश पूंजी खाता क्रेडिट हुआ, है कि नहीं? नेट इफेक्ट वही पड़ा, क्योंकि जितने से आपने क्या किया था? आवंटन खाते को डेबिट किया था, उतने से ही आपने क्रेडिट करके उनको क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया। क्लियर है? थर्ड वाली एंट्री जो है एकदम सिंपल सी होगी। थर्ड वाली एंट्री ठीक इसी तरह से। अब देखो पहले में जो पहली एंट्री, ये बस थोड़ा हटके होती है। इसके बाद जो भी एंट्रियां हम करेंगे, इसके बाद की जो एंट्रियां है वो बस इसी वाले स्टेप को फॉलो करते चलेंगे। समझ में आ रहा है? अब हर बार हम पहले चिट्ठियां भेजेंगे, उसके बाद उसके पैसे रिसीव होंगे। पहले ड्यू करेंगे फिर रिसिप्ट होगी। तो यहाँ पे हम ड्यू करेंगे। ड्यू करना मतलब जैसे देय तिथि तय करना है ना, जैसे कब मिलेगा पैसा। तो यहाँ पे अगले बार हम उसको क्या बोलेंगे? फिर से चिट्ठी भेजेंगे, और उस चिट्ठी को हम बोल रहे हैं कौन सा? प्रथम और अंतिम याचना बोलेंगे। अंशधारियों को फिर से चिट्ठी भेजेंगे, और ये हो गया हमारा पांचवी एंट्री। क्या बोलेंगे? पैसा पहले नहीं आएगा, हम यहाँ पे बोलेंगे ठीक इस तरह से अंश आवंटन बोले थे, अब यहाँ पे लिखेंगे अंश प्रथम, प्रथम
एवं अंतिम याचना। ठीक है, याचना मैंने बताया था, याचना मतलब यहाँ पे गिड़गिड़ाना नहीं होता है ना। याचना का मतलब यहाँ पे मंगाई गई राशि को ही याचना बोल रहे हैं। अब मंगा रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, अंश पूंजी खाता पहले से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ताकि हम यहाँ पे पहले ड्यू कर रहे हैं, आ जाएगा करके, तो अंश पूंजी खाता से। ठीक है, आप पूरा डिटेल में लिखना, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब कितना मंगाएंगे, तो बोला गया है कि 3-3 रुपए मंगाएंगे, ऊपर लिखा भी है 3-3 रुपए मंगाएंगे प्रथम और अंतिम याचना में। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 1,20,000 ही आएगा, और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 1,20,000। हो गया। अब जब पैसा आएगा तो सेम टू सेम एंट्री होगी, बस यहाँ पे आवंटन लिखा है, आवंटन ना लिख के क्या रहेगा, प्रथम और अंतिम याचना, तो लिख देते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, छठी एंट्री हमारी हो जाएगी, पैसा आने की एंट्री होगी, तो बैंक खाता विकलन, बैंक खाता को क्या करेंगे, विकलन करेंगे, डेबिट करेंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता। एकदम लंबा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000, पूरे पैसे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1,20,000, 1,00,000। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे नेट इफेक्ट वही पड़ा दोनों में, है ना। ये अंश पूंजी को क्रेडिट करना था, बैंक खाते को डेबिट करना था, हो गया। और जो खाते हमने एक बार क्रेडिट किए थे प्रथम और अंतिम याचना नाम से, उसको हमने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। वो शॉर्ट टर्म खाता है, मतलब उसी समय के लिए एंट्री होती है, और बाद में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ में आ गया। चलो, तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी हम एंट्री पास करेंगे तो हमारी पहली एंट्री पैसा आने की होगी, उसके बाद हम उसको ट्रांसफर कर रहे होंगे। अगले बार पहले ड्यू करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर ड्यू करेंगे, फिर पैसा आएगा। अब जब भी पैसा मंगाएंगे, फिर इसी प्रकार से हमारी एंट्रियां होती चली जाएगी, इस प्रकार से। क्लियर है। चलो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और टिप्पणी के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, किस प्रकार से टिप्पणियां किया जाती है। चलिए देखिए, वही है, आपको जो है पूरा फॉर्मेट में अब लिखा हुआ दिख रहा है बढ़िया से। क्या बोला गया है, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड की पुस्तकें रोजनामचा, आपको इसी प्रकार से लिखना है। आपका फॉर्मेट पहले की तरह होगा, डेट, पर्टिकुलर, है ना, और क्या लिखा है, पृष्ठ संख्या। ठीक है, और वही के पृष्ठ संख्या, और फिर नाम, राशि और जमा राशि। आप इसको अपने तरीके से जैसे लिखते हैं, है ना, तिथि, विवरण, राशि और राशि, इस प्रकार से। अब यहाँ पे पहली एंट्री इन्होंने क्या किया, देखो डेट दिया नहीं है, इसलिए इन्होंने खाली छोड़ दिया, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से। ठीक है, 1,60,000 हमने भी किया था, इन्होंने भी किया है। और उसके बाद इन्होंने टिप्पणी में क्या लिखा है, एक 40,000 अंशों पर क्या हुआ है, 4 रुपए प्रति अंश आवेदन की राशि प्राप्त करने पर। हो गया। सेकंड इन्होंने बोला है उसको ट्रांसफर करने की, अंश आवेदन खाता को फिर इन्होंने विकलन किया, है ना। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अंश पूंजी खाता से पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद बोल रहा है आवेदन की राशि को अंशों के खाते में क्या कर दिए हैं, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर 1,60,000 से। अगला इन्होंने क्या बोला है, अंश आवंटन की राशि पहले ड्यू किए, है ना, और फिर क्या बोल रहे हैं, अंश पूंजी खाता पहले ही ड्यू कर दिए हैं। और उसके बाद बोला जा रहा है 40,000 अंशों पर 3 रुपए। हर बार आपको लिखना पड़ेगा कितने अंशों पर, कितने अंशों। क्लियर है, इसी प्रकार से लिखने हैं एग्जाम में भी। तो आपको यहाँ पे देय राशि का क्या किया गया है, अंश आवंटन पर देय राशि। अब ये देय राशि मतलब दिया नहीं है, अभी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब अगली एंट्री होगी प्राप्त होने पर, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन से, और 1,20,000 रुपए प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे बोलेंगे आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। ठीक उसी प्रकार से अंश प्रथम और अंतिम मांग, अंश प्रथम एवं अंतिम मांग खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, पहले ड्यू किए, बोलेंगे 40,000 पर 3-3 रुपए के अंश प्रथम और अंतिम मांग पर क्या हो गया है, देय राशि। फिर देय राशि मतलब देना बाकी है, अभी भी मिलेगा, मतलब कहने का ये है। बैंक खाता को फिर डेबिट करेंगे, और बोलेंगे अंश प्रथम और अंतिम मांग के खाते से क्या हो रहे हैं, मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से इन्होंने लिख दिया प्रथम और अंतिम मांग पर मंगाई गई राशि प्राप्त होने पर। आप देखोगे कि जो पैसा मिल रहा है यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, हालांकि लिखा नहीं है उन्होंने। बोलेंगे 40,000 अंशों पर कितना, 3 रुपए प्रथम और अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर, ऐसे करके प्राप्ति पर। क्लियर है, बहुत ही आसान था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे के टॉपिक को अगले क्लासेस में सीखेंगे। थैंक यू।